गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर में आ गए हैं, ज्योग्राफी की। आज क्या पढ़ेंगे हम लोग? तो इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी यानी कि औद्योगिक भूगोल। सामान्य तौर पर औद्योगिक भूगोल मतलब क्या है? यहाँ देखिए, औद्योगिक भूगोल के अंतर्गत विभिन्न उद्योगों के लिए कच्चे माल की प्राप्ति के स्रोतों, उत्पादन की समस्याओं, उत्पादित वस्तुओं के व्यापार, उद्योगों के स्थानिक वितरणों आदि का ही अध्ययन किया जाता है। बस इतना ही पढ़ना है मात्र। क्या क्या पढ़ना है? कच्चे माल की प्राप्ति कैसे होगी, उसका स्रोत क्या है, उत्पादन में समस्या क्या आ रही है, उत्पादित जब वस्तु हो गया इसका व्यापार उद्योगों के स्थानिक वितरण, यानी कि जब उत्पादित वस्तु है इसका व्यापार कैसे किया जाए और यह उद्योग कहाँ वितरित है आदि का ही अध्ययन किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग इसके बारे में जानेंगे। मतलब क्या जानेंगे? सबसे पहले हम लोग जानेंगे उद्योग। तो यह उद्योग क्या चीज़ है? यहाँ देखिए, इंडस्ट्री। साधारणतः आर्थिक भूगोल में उद्योग यानी इंडस्ट्री शब्द का प्रयोग वस्तु निर्माण के लिए किया जाता है। उद्योग किसी भी व्यवस्थित तथा क्रमबद्ध कार्य को कहते हैं। इसके अंतर्गत कच्ची सामग्री को संशोधित एवं परिवर्तित कर परिष्कृत सामग्री के रूप में तैयार किया जाता है। जैसे मिट्टी से मिट्टी के बर्तन, चमड़े से जूते, लोहे को गलाकर और शोध कर लोहे की चादर, पाइप और लट्ठी आदि बनाना। ऐसा कहाँ होगा? तो जहाँ पर होगा उसको हम उद्योग कहेंगे। उद्योगों का वर्गीकरण जो उद्योग के पैमाने के आधार पर उद्योगों को 3 वर्गों में बांटा गया है, तो यानी कि उसके औकात के यानी लिमिट के साइज के हिसाब से। जैसे पहला होता है एक कुटीर उद्योग, यह श्रम प्रधान है। कुटीर उद्योग में वस्तु निर्माण लघुतम पैमाने पर होता है, या कहिए कुटीर उद्योग घर का ही उद्योग होता है, गृह आधारित, जिसमें जो घर का ही आदमी होगा और अपना ही काम है, अपने खुद कर लिया और जो सामान है कुछ उत्पादन कर लिया, जो वह बेचेगा होगा तो 1-2 स्टाफ भी रख लेगा, वो 1-2 मजदूर भी रख लेगा। इसके अंतर्गत मनुष्य स्वयं या अपने परिवार के लोगों के साथ अपने लिए या विक्रय के लिए वस्तुओं का निर्माण करता है। कुटीर उद्योगों की प्राचीनतम पद्धति है। प्राचीन काल में जब मशीनें तथा यांत्रिक शक्ति उपलब्ध नहीं थी तथा प्रत्येक परिवार को अपनी आवश्यकता की सभी वस्तुओं का उत्पादन स्वयं करना पड़ता था, कुटीर अधिक प्रचलित था उस समय कुटीर उद्योग। इसके लिए कच्ची सामग्री मानव स्वयं अपने क्षेत्रों से ही प्राप्त कर लेता था। जैसे भारतीय गाँव में फर्नीचर यानी कि लकड़ी के जो सामान, उनके लिए लकड़ी, जूतों के लिए चमड़ा, बर्तनों के लिए मिट्टी आदि गाँव से ही प्राप्त कर लेते हैं। आधुनिक युग में भी प्राथमिक सेक्टर होता है, प्रारंभिक आर्थिक तंत्र में इसी प्रकार का प्रयोग मिलता है। इस प्रकार के उद्योग में कच्ची सामग्री लोगों के मुख्य व्यवसाय जनित पदार्थों से ही संबंधित होती है। उदाहरण जैसे देखिए, आखेट व्यवसाय यानी कि शिकार व्यवसाय में लगे लोग भी मारे गए जंतुओं के चमड़े से जूते, व्यवसाय, तंबू और अन्य वस्तुओं का निर्माण घर पर ही कर लेते हैं। एक विशेष वस्तु निर्माण का कार्य कुछ परिवार अथवा जाति विशेष के लोगों को का ही हो गया है। लेकिन ये सब बातें अब पीछे बीती हुई बातें हो गई, क्योंकि इस तरह का भारत में कल्चर रहा नहीं। भारत में तो पूरा भारत में जो भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर था वह बर्बाद हो गया, तहस नहस हो गया। तभी तो जो आज का वर्तमान स्थिति है, देश सरकार को ही कहना पड़ रहा है कि अब हम आत्मनिर्भर भारत बनाएंगे। भारत में जुलाहों का कपड़ा बुनना, चमड़ा का जूता बनाना, कुम्हार का मिट्टी से बर्तन बनाना, बढ़ई का लकड़ी से फर्नीचर तथा अन्य सामान कुटीर उद्योग की विशेषता के प्रमाण हैं। कितना अच्छा बात होता अगर जो राजगोपालाचारी या महात्मा गांधी इन लोगों ने जो फार्मूला बताया था कि जो पहले से जिस पेशा में लगा हुआ है, जिनके माता पिता जो काम करते आ रहे हैं, इसी में उनको आरक्षण दे दिया जाए और वही कार्य सदा करेंगे। लेकिन इसको लोगों ने उस समय के अधिक अन्य नेताओं ने गलत अर्थ में ले लिया और जिसका खामियाजा आज पूरा भारत भुगत रहा है। कुटीर उद्योग में पूंजी की लागत तथा यांत्रिक शक्तियों का उपयोग नहीं के बराबर होता है। आज का भारत आत्मनिर्भर भारत न होकर आज का भारत पिछड़ा भारत हो गया है, किसी दूसरे पर आश्रित भारत हो गया है। चाहे वो अमेरिका पर आश्रित हो, चाहे बिना मन के भी चीन पर आश्रित भारत हो। कृषि सहायक एवं कृषि संबंधी उद्योग, जैसे भारत में कुटीर उद्योगों का विकास सफलता से किया गया है और कुछ प्रमुख कुटीर उद्योग जैसे कृषि सहायक एवं कृषि संबंधी उद्योग, इसमें धान और दालें दलना, गेहूं अथवा अनाज पीसना,
तिलहन से तेल निकालना, गुड़ एवं शक्कर उद्योग, मिठाइयों, फलों से मुरब्बे, चटनियाँ एवं अचार बनाना, तंबाकू बनाना, बीड़ी बनाना, दूध सारा चलाना, मुर्गी पालन एवं मधुमक्खी पालन आदि कृषि संबंधी कुटीर उद्योग के अंतर्गत ही आते हैं। और लकड़ी का काम, जैसे लकड़ी चीरना, फर्नीचर बनाना, बैलगाड़ियाँ बनाना, खिलौने तथा कृषि यंत्र जैसे हल, फावड़ा आदि बनाना, ये सब लकड़ी संबंधित काम है। मिट्टी के काम यानी कुम्हार का कार्य, मिट्टी के बर्तन, ईंट और खपड़ा बनाना, चूना तैयार करना, ये और चीनी मिट्टी के बर्तन बनाना, और ईंट में भी क्या तो खपड़ा बनाना, वो सब क्या है तो वो भी कुटीर उद्योग में आता है। वस्त्र उद्योग में बिनौले निकालना एवं रुई धुनना, सूत कताई एवं बुनाई करना, रेशम के कीड़े पालना, ऊन काटना और बुनना, कपड़ों की छपाई और कढ़ाई आदि करना, ये सब कुटीर उद्योग में ही आएंगे। चर्म उद्योग में चमड़ा कमाना, रंगना तथा उसके जूते, रस्सी, पट्टे तथा अन्य वस्तुएं बनाना, हड्डियों से खाद बनाना, सींग के कंघे, बटन आदि बनाना महत्वपूर्ण है। धातु का काम में कच्ची धातुओं को शुद्ध करना, लोहारी का कार्य, चाकू, छुरी, पेटिया, ताले, पीतल, तांबा आदि के बर्तन, उपकरण व यंत्र बनाना, तार खींचना एवं आभूषण बनाना आदि अभी भी गांव से संबंधित है, कृषि से ही संबंधित कुटीर कार्य के अंतर्गत आते हैं। और अन्य कार्य में जैसे लाख बनाना, उससे चूड़ियाँ तथा अन्य वस्तुएं बनाना, साबुन, रंग, वर्निश आदि बनाना, ये सब भारत में कृषि या कृषि संबंधित कुटीर उद्योग के अंतर्गत ही आते हैं। और दूसरा है लघु उद्योग, यानी कुटीर से बड़ा लेकिन बृहद जो उद्योग है उससे छोटा होता है। तो लघु उद्योग के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं, देखते हैं। लघु उद्योग, वैसे तो सभी देशों में लघु उद्योग चलते हैं, परंतु भारत की अर्थव्यवस्था में लघु उद्योगों को महत्वपूर्ण स्थान मिला है। लघु उद्योगों का पैमाना कुटीर उद्योगों से बड़ा और बृहद पैमाने के उद्योगों से छोटा होता है। एमएसएमई में यह एस है, माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम, जो सरकार का आंकड़ा है उसमें जो सरकार का एस्टीमेट है, जिसके लिए क्या लगा सरकार चैंपियंस पोर्टल का उद्घाटन किया, और उन्होंने सरकार ने भी वर्तमान में माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम का परिभाषा चेंज कर दिया। अब क्या कर दिया, जो MSM यानी माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम, इसमें 1 करोड़ निवेश तो यह माइक्रो है, स्मॉल में 5 करोड़ निवेश तो क्या हो गया वह स्मॉल है, और मीडियम में क्या हो गया अभी तक तो 50 करोड़ निवेश तो यह मीडियम है। इसी तरह इनका ट्रांजैक्शन कितना होगा तो वह माइक्रो है तो यह 5 करोड़ तक, यह अगर इसका सालाना जो टर्नओवर है यह लगभग 50 करोड़ रुपया तक है तो यह स्मॉल है, और मीडियम में 250 करोड़ रुपया तक अगर इसका ट्रांजैक्शन है तो यह मीडियम है। तो यहाँ देखिए लघु उद्योग, लघु उद्योग का पैमाना कुटीर उद्योगों से बड़ा और बृहद पैमाने के उद्योगों से छोटा होता है। ये उद्योग छोटी छोटी वस्तुओं का निर्माण के लिए आयोजित होते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ ने एशिया तथा सुदूर देशों के लिए आयोग बनाया है। उसने ऐसे उद्योगों के अंतर्गत अन्य सभी उद्योगों को सम्मिलित किया है जिसमें 50 से कम श्रमिक कार्य करते हैं और मशीन का प्रयोग नहीं करते हैं, अथवा 20 से अधिक श्रमिक काम करते हैं और छोटी छोटी मशीनों का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार के उद्योग एशिया में अधिक विकसित हैं। यूरोप अथवा अमेरिका में ये उद्योग धीरे धीरे समाप्त हो रहे हैं। लघु उद्योगों की दृष्टि से जापान का स्थान पूरी दुनिया में प्रथम है। वास्तव में श्रम की अधिकता और बेकारी से लघु उद्योग अधिक विकसित होता है। भारत में लघु उद्योग कृषि पदार्थों के आधार पर ही विकसित होते हैं। लोहे की छोटी छोटी वस्तुओं का निर्माण कुटीर उद्योग के रूप में हुआ था। इसके लघु उद्योग बहुत कम थे। मरम्मत से संबंधित अधिक उद्योग अधिक संख्या में थे। साइकिल, रेडियो, मशीनों के पुर्जे, सिलाई मशीनें, दवाइयाँ आदि उद्योग बहुत कम थे। परंतु स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत सरकार ने लघु उद्योगों के विकास का प्रयास किया। हैंडलूम और पावरलूम के कपड़ा उद्योग के विकास के लिए बहुत अधिक प्रोत्साहन भी दिया गया। आज लघु उद्योगों द्वारा हजारों वस्तुएं तैयार की जाती हैं। इंजीनियरिंग, खेलकूद, दवाइयाँ, परिवहन, कृषि यंत्र, सूती वस्त्र आदि की सैकड़ों वस्तुएं बनाने के लिए छोटे छोटे कारखाने स्थापित किए गए हैं।
जापान में कम से कम 60% औद्योगिक संस्थान में 5 से कम श्रमिक मिलते हैं। 20% संस्थानों में 6 से 10 श्रमिक ही कार्य करते हैं। यहाँ लघु उद्योगों में खाद्य पदार्थ, वस्त्र, इलेक्ट्रॉनिक, रेडियो, टीवी के पुर्जे, लकड़ी, धातु के सामान तथा मशीन यंत्र आदि बनते हैं। भारत में लघु उद्योगों में हथकरघा उद्योग, जिनमें मलमल, साड़ियाँ, दरियाँ, कालीन, खादी के वस्त्र, ऊनी वस्त्र आदि बनते हैं। खंड साड़ी उद्योग, चमड़ा उद्योग, दिया सलाई उद्योग, कागज उद्योग आदि इसी कौन उद्योग, तो लघु उद्योग में ही आते हैं। और बृहद पैमाने के उद्योग, बृहद पैमाने के उद्योग का सूत्रपात औद्योगिक क्रांति से हुआ। भारत में आधुनिक ढंग के बृहद उद्योगों की स्थापना 19वीं शताब्दी के मध्य में हुई थी। औद्योगिक क्रांति के पश्चात वाष्प चालित मशीनों के आविष्कार के बाद बृहद पैमाने के उद्योग स्थापित होने लगे, जिनमें अजैविक शक्ति परिचालित यंत्रों की सहायता से अधिकाधिक कार्य संपन्न होने लगे। वैज्ञानिक और तकनीकी ज्ञान की वृद्धि से बृहद उद्योगों की क्षमता में तीव्र गति से विकास हुआ। अब क्या हो गया, तो यह एक प्रोडक्शन लाइन का कॉन्सेप्ट आ गया। बृहद उद्योगों में पूंजी की बहुत अधिक आवश्यकता होती है। इसमें बहुत से महत्वपूर्ण कार्य सम्मिलित रहते हैं, जिनके संयोग से बृहद उद्योगों का विकास होता है। इनमें एक यंत्रों और मशीनों की प्राप्ति, दूसरा होगा ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसलिए उसको व्यवस्था करना पड़ेगा। जैसे विद्युत, पेट्रोलियम, कोयला, प्राकृतिक गैस आदि की बहुत अधिक भारी मात्रा में आवश्यकता पड़ती है। पर्याप्त भूमि की आवश्यकता होगी, क्यों? क्योंकि प्लांट्स और श्रमिक कॉलोनी के निर्माण हेतु कच्ची सामग्री लाने की व्यवस्था करना पड़ेगा, इसके लिए यातायात की सुविधा चाहिए। परिवहन साधनों की आवश्यकता, कुशल श्रमिक, बाजार ही तो मुख्य केंद्र है। बाजार नहीं रहेगा तो कोई क्या करेगा? फिर लेबर भी उचित लेबर चाहिए जो समझदार हो, समझ जाए, और वैज्ञानिकों की आवश्यकता आदि प्रमुख होती हैं। बृहद उद्योगों का विकास आधुनिक सभ्यता का विकास का द्योतक है। आज इसी के द्वारा विकासशील देश विकास के क्षेत्र में आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। इसके विकास से लोगों का जीवन स्तर उठने लगा है, क्योंकि प्रति व्यक्ति आय बढ़ने लगती है। बृहद उद्योगों के द्वारा देश के संसाधनों का तेजी से उपयोग होने लगता है और भविष्य का ध्यान नहीं रहता है। बृहद उद्योगों के औद्योगिक उत्पादन में 2 प्रकार की वस्तुएं निर्मित होती हैं। पहला उत्पादक वस्तुएं, दूसरा उपभोग वस्तुएं, यानी कि कंज्यूमर गुड्स दूसरा, और पहला होगा उत्पादक वस्तुएं। यानी देखिए, इसके अंतर्गत वे वस्तु शामिल हैं जो प्रत्यक्ष रूप से उपभोग में नहीं आती, बल्कि ये अन्य वस्तुओं के उत्पादन में सहायता प्रदान करती हैं। इनमें सभी प्रकार की मशीनें सम्मिलित हैं, जिनकी सहायता से कोई वस्तु तैयार होती है, जैसे कपड़ा बुनने की मशीन और विभिन्न मशीनों के कलपुर्जे आदि। दूसरा उपभोग यानी कंज्यूमर गुड्स, जैसे इन वस्तुओं का उपभोक्ता प्रयोग करते हैं, इनका उपभोग होता है। इनमें किसी वस्तु का निर्माण नहीं होता है, जैसे साइकिल, गाड़ियाँ, वस्त्र, जूता, रेडियो, छाता आदि के जीवन की आवश्यकता की जितनी भी वस्तुएं हैं वे उपभोग की वस्तुएं कहलाती हैं। बृहद उद्योगों में लोहा, इस्पात, सीमेंट, खाद, गाड़ियाँ, जूट, कपड़ा, लोहे की मशीनें, इंजीनियरिंग के सामान, बर्तन आदि शामिल है, जिनसे लाखों लोगों को आजीविका प्राप्त होती है। बृहद उद्योगों के कारण हजारों छोटे छोटे उद्योग भी विकसित होने लगते हैं और धीरे धीरे देश में औद्योगिकरण अपने शिखर पर पहुंच जाता है और देश संपन्न और समृद्ध बन जाता है। उद्योगों के स्थान निर्धारण के कारण, अब स्थान जब निर्धारण करेगा तो उसका कुछ एक फैक्टर है। तो फैक्टर क्या क्या निर्धारण देखिए यहाँ पर, किसी भी उद्योग के लिए कुछ आवश्यक तत्वों की आवश्यकता होती है, जिनका किसी क्षेत्र में समान वितरण नहीं मिलता तथा सभी आवश्यक तत्व किसी एक स्थान पर एक साथ नहीं मिलते। अतः इन आवश्यक तत्वों को कम से कम खर्च पर एक स्थान पर जुटाने की समस्या उत्पन्न होती है। स्पष्ट है कि किसी भी क्षेत्र में कुछ ही ऐसे स्थान हो सकते हैं, ऐसे स्थानों को जहां उद्योग स्थापित किया जा सके, यह चुनना एक जटिल समस्या है। अब कोई कंपनी जो हजारों अरबों खरबों रुपया वहाँ पर निवेश कर रही है, वो ऐसा थोड़े है कि वो पैसा कहीं से लेकर आएगी सूटकेस में भरकर और किसी एक जगह के लिए बिना कुछ सोचे समझे उड़ेल देगी। कच्ची सामग्री, वस्तु निर्माण उद्योग की स्थापना के लिए कच्ची सामग्री की सुलभता अति महत्वपूर्ण
कारक है। कच्ची सामग्री उस वस्तु को कहते हैं जिसका रूप एवं गुण धर्म परिवर्तित करके अधिक उपयोगी वस्तु में परिणत किया जाता है। अतः यह किसी भी उद्योग का आधारभूत तत्व है। कुछ उद्योग ऐसे होते हैं जिनमें एक ही कच्ची सामग्री का प्रयोग होता है, परंतु कुछ ऐसे भी उद्योग हैं जिनमें अनेक वस्तुओं का प्रयोग कच्ची सामग्री के रूप में होता है। जैसे फर्नीचर उद्योग के लिए क्या चाहिए, तो सिर्फ और सिर्फ लकड़ी ही तो उसका कच्चा पदार्थ है, जबकि लोहा इस्पात में क्या लगेगा, लौहयस्क, मैग्नीज, कोयला, चूना पत्थर आदि कई पदार्थ कच्ची सामग्री के रूप में प्रयुक्त होते हैं। कुछ कच्ची सामग्री ऐसी होती है जिनका भार उत्पादन प्रक्रिया के दौरान काफ़ी घट जाता है, परंतु कुछ कच्ची सामग्रियाँ ऐसी भी होती है जिनका भार उत्पादन प्रक्रिया के दौरान बढ़ जाता है। अतः जिसका उत्पादन प्रक्रिया के दौरान भार बढ़ जाएगा उसका कहाँ निर्माण करेंगे, तो शहर के पास यानी बाजार के पास से, और जिसका उत्पादन के दौरान भार घट जाता है तो वो फैक्ट्री कहाँ लगाएंगे, जहाँ पर कच्चा माल हमें मिलता हो। इससे क्या होगा, इससे यह होगा कि हमें यातायात में कम खर्च करना पड़ेगा। उद्योग धंधा की स्थापना सामान्यतः कच्ची सामग्री के क्षेत्र में ही की जाती है। वे उद्योग जो शीघ्र खराब होने वाली कच्ची सामग्री से चलते हैं उन्हें कच्ची सामग्री के स्रोत के निकट ही स्थापित करना लाभप्रद होता है। जैसे दूध से मक्खन तथा पनीर बनाना, गन्ना और चुकंदर से चीनी बनाना, फल और सब्जी से अचार तथा मुरब्बा बनाना आदि। वे उद्योग जो भारी व कम मूल्य की कच्ची सामग्री पर आधारित होते हैं उन्हें भी कच्ची सामग्री के स्रोत के निकट ही स्थापित करना श्रेयस्कर माना जाता है। जैसे मिट्टी से ईंट बनाना, सीमेंट उद्योग, लकड़ी की चटाई उद्योग आदि। वस्तु निर्माण के उद्योग जैसे सूती वस्त्र उद्योग को कच्ची सामग्री के स्रोत से दूर स्थापित किया जाता है। जैसे ब्रिटेन का लंकाशायर क्षेत्र मिस्र से कपास प्राप्त करता है। ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान का सूती वस्त्र उद्योग संयुक्त राज्य अमेरिका की कपास पर आश्रित है। अब बाजार देख लीजिए। बाजार का तात्पर्य क्या है, वह स्थान या वह क्षेत्र जहां औद्योगिक उत्पादन की खपत होती है, अर्थात जहां उस औद्योगिक उत्पादन के उपभोक्ता निवास करते हैं। किसी भी वस्तु की मांग एक ही स्थान पर केंद्रित नहीं होती, क्योंकि जनसंख्या के वितरण के अनुसार उपभोक्ता भी विस्तृत क्षेत्र पर वितरित होते हैं। उपभोग की वस्तुओं का बाजार उत्पादन वस्तुओं के बाजार की अपेक्षा अधिक विस्तृत होगा। उपभोग वस्तुओं का बाजार उत्पादक वस्तुओं के बाजार से अधिक विकसित होगा, क्योंकि उत्पादक वस्तु तो कोई थोक में किनेगा, कोई कंपनी जो छोटा मोटा व्यापारी है वह खरीद कर ले जाएगा और वह अपना उद्योग धंधा बसाएगा। लेकिन कंज्यूमर तो हर जगह मिल जाते हैं, हर एक जनमानस जो है वह उपभोग की वस्तुएं खरीदेगा। उत्पादक वस्तुओं की मांग थोक होती है तथा बड़े नगरों एवं कारखानों में केंद्रित होती है। उपभोग की वस्तुओं की मांग जहां कहीं जनसंख्या केंद्रित हो वहीं होती है। जिन उद्योगों की कच्ची सामग्री हल्की, कीमती और कम स्थान घेरने वाली होती है उनके उपभोक्ता क्षेत्र दूर भी हो सकते हैं, क्योंकि उनके परिवहन पर ढुलाई व्यय अधिक नहीं पड़ता है। जबकि परिवहन देखिए, आधुनिक युग में परिवहन तथा उद्योग का घनिष्ठ संबंध है। उद्योगों की स्थापना में परिवहन के साधन महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उद्योगों के लिए कच्ची सामग्री एक अन्य आवश्यक वस्तुएं हैं। श्रमिकों तथा उत्पादित वस्तुओं को बाजार तक पहुंचाने के लिए परिवहन के उपयुक्त साधनों का होना अनिवार्य है। परिवहन एवं उद्योग अनुसरित होते हैं, यानी एक दूसरे पर आश्रित हैं। यही कारण है कि कारखाने वहीं स्थापित होते हैं जहां परिवहन के साधन समुचित रूप से विद्यमान होते हैं, पर कभी कभी कारखाने विशेष के लिए परिवहन मार्गों का निर्माण भी करना पड़ जाता है। श्रम भी एक प्रमुख फैक्टर है। यहाँ देखिए, श्रम उत्पादन का एक अनिवार्य तत्व है। किसी भी उद्योग में श्रमिकों की अनिवार्यता आवश्यक होती है। सभी उत्पादन कार्यों के लिए क्षमताशील श्रमिकों की आवश्यकता होती है, परंतु उनकी संख्या भिन्न भिन्न उद्योगों में उद्योगों की विशेषता, उत्पादन के पैमाने तथा श्रम एवं शक्ति के अनुपात के अनुसार अलग अलग होती है। आज के मशीनी युग में मशीनों के प्रयोग से श्रम की बचत तो हुई है, परंतु मशीनों का संचालन भी श्रम के बिना संभव नहीं है। आधुनिक युग में वस्तुतः पहले से भी, यानी आधुनिक युग से में या उससे पहले भी अधिक कुशल श्रमिकों की आवश्यकता पड़ती थी, क्योंकि उत्पादन कार्य अत्यंत जटिल हो गया है। अतः उद्योगों की स्थापना में उपयुक्त श्रमिकों की प्राप्ति भी महत्वपूर्ण समझी जाती है।
ऐसे उद्योग जिनमें उत्पादन के हर पथ पर व्यक्तिगत ध्यान देने की आवश्यकता होती है, अधिक श्रमिक की कुशलता पर ही उत्पादन निर्भर रहता है। अधिक श्रम की आवश्यकता होती है। जिस वस्तु के उत्पादन में स्वचालित मशीनों का अधिक प्रयोग होता है, वहाँ श्रम की संख्या अपेक्षाकृत कम होती है। क्यों? क्योंकि जो सारा अधिकतर कार्य तो मशीन ही कर ले रहा है। शक्ति के साधन, यह क्या चीज़ है? तो आधुनिक युग में शक्ति के साधन का अत्यंत महत्वपूर्ण है। पहले जहाँ मानव काम करता था, तो मानव जो काम करेगा तो उसको भूख लगेगी, खाना खाएगा। अब मशीन काम करते हैं, तो मशीन को भी तो काम करने के लिए ऊर्जा चाहिए। ऊर्जा मतलब शक्ति। बड़े पैमाने के उद्योगों को चलाने में शक्ति के साधनों की बड़ी मात्रा में आवश्यकता पड़ती है। अतः शक्ति के आधुनिक साधनों के बिना वस्तु निर्माण उद्योग की स्थापना संभव नहीं है। इसलिए वस्तु निर्माण उद्योग ऐसे क्षेत्रों में स्थापित किए जाते हैं जहां चालक शक्ति सुलभ हो। कोयला एक भारी पदार्थ है, अतः कोयले का प्रयोग शक्ति के रूप में करने वाले कारखाने प्रायः कोयला खदानों के समीप ही स्थापित किए जाते हैं। यही कारण है कि अधिकांश औद्योगिक प्रदेश कोयला क्षेत्रों के ही निकट स्थित हैं। जमशेदपुर, बोकारो, दुर्गापुर के इस्पात उद्योग के कारखाने कोयला क्षेत्र के समीप स्थित हैं। कोयला के अतिरिक्त पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और विद्युत भी आजकल उद्योगों में शक्ति के साधन के रूप में प्रयुक्त होते हैं। पेट्रोलियम की पाइपलाइनों द्वारा पेट्रोलियम को दूर दूर तक ले जाना अब सुगम हो गया है, और रेल विशेष प्रकार के डिब्बों तथा तेल वाहक जलयानों द्वारा भी इसका परिवहन आसान हो गया। अतः पेट्रोल का प्रयोग करने वाले कारखाने तेल क्षेत्रों से दूर स्थापित किए जाते हैं। जल विद्युत तो एक ऐसा शक्ति का साधन है जिसके परिवहन में अधिक व्यय नहीं होता। अतः इसके प्रयोग में विकेंद्रीकरण की प्रवृत्ति को बल प्रदान किया है, और शक्ति के साधन की समीपता अब उद्योग की स्थापना का प्रभावशाली तत्व नहीं मानी जाता। किंतु कुछ ऐसे उद्योग हैं जिनमें शक्ति का अधिक व्यय होता है, जैसे एल्युमिनियम उद्योग में एल्युमिनियम को गलाना, कृत्रिम सुरा बनाना, लोहा इस्पात उद्योग में लोहा गलाना आदि। इनके कारखाने प्रायः शक्ति स्रोतों यानी विद्युत केंद्रों के समीप ही स्थापित किए जाते हैं। अब देखते हैं पूंजी। उत्पादन की क्रिया में पूंजी का बड़ा महत्व है। छोटे बड़े सभी उद्योगों में पूंजी आवश्यक है। कच्ची सामग्री, श्रम, शक्ति के साधन, बाजार, परिवहन के साधन आदि सभी की व्यवस्था तथा संचालन करने में पूंजी नितांत आवश्यक है। पूंजी की मात्रा के उत्पादन के पैमाने के अनुसार अंतर मिलता है। जैसा पूंजी लगाइएगा वैसा उत्पादन मिलेगा आपको। आदि मानव को अपने जीविकोपार्जन के लिए पूंजी का प्रयोग नहीं करना पड़ता था। वह फल तोड़ते थे अथवा चिड़ियों के शिकार करने के लिए पत्थरों के टुकड़ों का प्रयोग करता था। जैसे जैसे उत्पादन कार्य में जटिलता आती गई, पूंजी की मांग बढ़ती गई। आज तो वस्तु निर्माण उद्योग बहुत बड़े पैमाने पर स्थापित किए जाते हैं। उनके लिए अपरिमित पूंजी की आवश्यकता पड़ती है। अतः उद्योग धंधे पूंजी की उपलब्धि के स्रोत के समीप ही स्थापित किए जाते हैं, क्योंकि पूंजी उत्पादन का सबसे अधिक क्रियाशील साधन है। उत्पादन के लिए एक देश की पूंजी दूसरे देश में लाई जाती है। वस्तुतः किसी स्थान पर पर्याप्त पूंजी की प्राप्ति पूंजी की सुरक्षा पर निर्भर है, अर्थात ऐसे देश की पूंजी पर उचित ब्याज मिलने और पूंजी के सुरक्षित लौटने की गारंटी हो। इन दिनों भारत में उद्योगों की स्थापना में बहुराष्ट्रीय कंपनियों की पूंजी का निवेश किया जा रहा है, लेकिन इसमें भी बहुत सारी समस्याएं हैं। उपरोक्त कारकों के अतिरिक्त उद्योगों की स्थापना को प्रभावित करने वाले कारकों में भूमि की आवश्यकता। अतः जहां सस्ती और पर्याप्त भूमि उपलब्ध होती है, वहां उद्योगों की स्थापना सरलता से हो सकती है। उत्तम जलवायु भी एक प्रभावशाली अवस्था है, क्योंकि जलवायु पर मनुष्य का स्वास्थ्य निर्भर करता है। श्रमिकों का स्वास्थ्य उत्पादन में वृद्धि करता है। अतः श्रमिकों की पूर्ति ऐसे स्थानों पर रहती है जहाँ की जलवायु अच्छी हो। कुछ लोगों को विशिष्ट प्रकार का जलवायु चाहिए, अतः ऐसे कारखाने उसी प्रकार की जलवायु में ही स्थापित किए जाते हैं। उदाहरण, सूती वस्त्र उद्योग के लिए नम जलवायु अनुकूल है, अतः यह उद्योग अहमदाबाद, मुंबई, वडोदरा, सूरत आदि नम जैसे जलवायु क्षेत्रों में ही स्थापित किए गए हैं। उद्योगों के लिए जलापूर्ति एक अत्यंत महत्वपूर्ण कारक है, क्योंकि उद्योगों के निर्माण के लिए पर्याप्त जल चाहिए, जैसे लोहा इस्पात, जूट, कागज आदि उद्योग। अतः ये उद्योग नदी अथवा झीलों के निकट ही स्थापित किए जाते हैं।
सरकार कभी कभी कुछ उद्योगों को विशेष प्रोत्साहन देती है। ऐसी दशा में वे उद्योग आसानी से स्थापित हो जाते हैं। ये सभी तत्व वस्तु निर्माण उद्योग के विकास के लिए आवश्यक दशाएं हैं। उद्योग की स्थापना के समय इन पर विचार करना अत्यंत आवश्यक होता है। अब उद्योग के जो स्थान निर्धारण है इसके कुछ सिद्धांत है, यह हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक आशा करते हैं कि अच्छा लगे तो जो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।